नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और इसमें इंडोनेशिया और इंडिया के जो रिलेशनशिप है उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्लस अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं रिपब्लिक डे आपका जो सेलिब्रेशन होता है इंडिया में 26 जनवरी के दिन, वहां पर हमारे जो चीफ गेस्ट है वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। उन्होंने इंडिया को लेकर काफी अच्छी अच्छी बातें कही और एक बार तो उन्होंने खुद को ये बोल दिया कि मेरी रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है। इससे वहां पर जो बैठे थे हमारे जो भी लीडर्स, मोदी जी और इनके अलावा कई सारे मिनिस्टर्स, वो भी उन्होंने भी ठहाके लगा दिए। तो क्या है पूरा मामला इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस का, क्या क्या इसमें डिटेल से सारी बातें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स भी हुए हैं इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे आप क्या देख रहे हो, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर ऐसे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे जहां पर इंडिया और इंडोनेशिया से के रिलेशन से रिलेटेड बातें वहां पर लिखी हुई है। जैसे इंडियन डीएनए रिमार्क लीव्स प्रेसिडेंट पीएम मोदी इन स्प्लिट्स। तो पीएम मोदी और ये भी शॉक हो गए थे ये सुनकर जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया ने ये बोला कि मेरी रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है। इसके अलावा जो वहां के पहले प्रेसिडेंट थे सुकर्णो, उनके उनके समय से लेकर अभी के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांटो, तो इनके टाइम तक हमारी जो रिलेशनशिप है वो कैसे इवॉल्व हुए, आज हम कहां पर स्टैंड करते हैं और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सारी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, प्लस एंड में आप सभी के लिए क्वेश्चन होगा, आप सभी उसको आंसर जरूर करना। ठीक है, तो चलिए डिटेल से डिस्कस करते हैं पूरा टॉपिक। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया है। हमारा अभी क्या करा था, हमने 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा है इंडिया ने। उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनका नाम है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांटो। और इस विजिट के दौरान 2 से 3 दिन वो इंडिया में रुके थे और कई सारे इंपॉर्टेंट जो पैक्ट्स हैं वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में साइन हुए हैं, जिसमें सबसे जरूरी है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक ब्रह्मोस डील हुई है और ब्रह्मोस जो मिसाइल्स हैं उनको इंडिया ट्रांसपोर्ट करेगा। आपको बताना है ब्रह्मोस इंडिया किस देश के साथ मिलकर डेवलप करता है ना, तो आप इसको कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा हमने और भी कई सारे जो हमारा कॉपरेशन है इंडोनेशिया के साथ उसको डीपन करने की कोशिश करी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो, या फिर कल्चरल और स्ट्रेटेजिक डोमेन्स में आता हो। तो ये सारी बातें हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया की लोकेशन कहां पर है। तो ये हमारा प्यारा भारत है और इधर आप देखोगे तो ये सारे आपकी क्या है, इस साइड में आसियान कंट्रीज है। जैसे यहाँ पर आपका म्यांमार है, उसके नीचे थाईलैंड है और ये सारी की सारी अलग अलग कंट्रीज हैं जो आप मैप में देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और उसके जस्ट पास में थोड़ा सा ही दूर क्या है आपका, इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया क्या है, एक आइलैंड नेशन है और इसमें कई सारे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे दुनिया की सबसे ज्यादा शायद मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में ही है। अगर आप इस बारे में जानते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कि जो मैंने बात बोली वो सही है या फिर नहीं है। इसके अलावा लगभग 17,000 आइलैंड्स से मिलकर ये देश बना है, जो दुनिया के सबसे बड़ा क्या है, आइलैंड नेशन है। इक्वेटर यहां से गुजरती है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारे लिए देखो आप कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उनसे जो हमारा मेनलैंड इंडिया है उसकी तुलना में ये इंडोनेशिया वाला जो रीजन है वो बहुत ज्यादा इसके पास है। आपको बताना है इंडिया के जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का सदर्न मोस्ट पार्ट है आपका इंदिरा पॉइंट, उसके बीच में, और आपका जो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है उसके बीच में, यानी इन दोनों के बीच में एक पैरेलल गुजरता है, एक आपकी क्या है लेटीट्यूड निकलता है। वो कौन से डिग्री का लेटीट्यूड है, कमेंट में आप इसके बारे में जरूर बताइएगा। चलिए, तो ये मैंने आपको लोकेशन बता दी। इसके साथ लगातार हमारे जो टाइज है उसको डीपन करने की कोशिश की जा रही है। इधर आपने एक लोकेशन देखी होगी, ये वाला एरिया, ये है आपका साउथ चाइना सी। इस पूरे रीजन को लेकर जो जो आसियान कंट्रीज है, चाहे वो फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो या फिर और अलग अलग कंट्रीज, ये सभी चाइना के कारण परेशान है और अपने डिफेंस इस क्षेत्र को डिफेंड करने के लिए लगातार ये इंडिया के साथ अपने जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी की कड़ी में एक कदम ये है कि इंडोनेशिया ने इंडिया से अभी क्या करा है, ब्रह्मोस जो मिसाइल्स है उनका इंपोर्ट करा है। आपको कमेंट में बताना है ब्रह्मोस इंडिया किसके साथ मिलकर बनाता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट था वो ये था, a few weeks ago I had my genetic sequencing test and my DNA test and they told me that I have Indian DNA। यानी कि उनका डीएनए टेस्ट हुआ था और उन्होंने बताया कि मेरा जो डीएनए वो इंडियन है और इससे मैं खुशी से पागल हो गया था, मतलब बहुत खुश हुआ था। ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी। अब लगातार कई सारे एग्रीमेंट्स हुए इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, जैसे चाहे वो साउथ चाइना सी का जो क्षेत्र है जो मैंने आपको अभी बताया है, या फिर जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें पीसफुल यानी कि शांति से सभी देश आगे बढ़े, इस बात को दोनों ने सपोर्ट किया है। इसके अलावा जो भी डिस्प्यूट होता है उसके अंदर दोनों देश जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो आपस में उसको सुलझा लें, इसका सपोर्ट किया इंडिया और इंडोनेशिया ने। साथ में जो मैंने आपको बताया ब्रह्मोस जो डील है उसके लिए 38,000 करोड़ के जो इंपोर्ट के ऑर्डर से इंडोनेशिया की तरफ से इंडिया को मिले हैं, ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा
हमने देखा है जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसके अलावा जो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड जो भी डोमेन है वहां पर लगातार कोऑपरेट करने के लिए भी कई सारे पैक्ट्स हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो जो वहां की मिलिट्री है उन्होंने भी हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करा था। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, अगर होती है तो उसका नाम बताइए, नहीं होती है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चलते हैं। इंडिया और इंडोनेशिया के जो टाइज हैं वो कैसे शुरू हुए थे और अभी हम कहां पर स्टैंड करते हैं। तो हिस्ट्री में अगर जाएं तो हम कल्चरली इनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारे देश में आप सभी जानते हैं हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जैसे जो धर्म है वो सबसे प्रोमिनेंट है, मतलब हिंदुइज्म सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन बुद्धिज्म को भी यहीं पर बहुत ज्यादा प्रीच किया जाता है। एक अच्छा अमाउंट है हमारे देश में उनके फॉलोअर्स का। तो वहां पर अगर आप इंडोनेशिया में देखोगे तो वहां पर भी आपको कई सारे हिंदू मंदिर में मिल जाएंगे और साथ में बुद्धिज्म से रिलेटेड तो कई सारी वहां पर संरचनाएं बनी हुई है। साथ में हमारे जो ट्रेड लिंक्स हैं वो भी आप अगर एंशिएंट टाइम में जाओगे तो वहां पर ट्रेस कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि पुराने टाइम से हम बहुत अच्छे से इंडोनेशिया से कनेक्टेड हैं। आपने एक राजा का नाम सुना होगा, राजराज प्रथम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजराज फर्स्ट, जो साउथ इंडिया के राजा थे, उन्होंने इस पूरे रीजन को कंट्रोल करने फिर या फिर कनेक्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जो हमारी मेरीटाइम लीगेसी उसको ये बताती है हमारे देश में या फिर शायद इंडोनेशिया के अंदर एक यात्रा होती है बाली यात्रा, एक काफी अच्छा फेस्टिवल है। इसमें एक जुलूस टाइप का कुछ निकाला जाता है, वो भी दिखाता है कि इंडिया और इंडोनेशिया काफी पुराने समय से आपस में कनेक्टेड है। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनकी शुरुआत अगर देखें तो उनकी सबसे पहले शुरुआत 1950 के आसपास हुई थी, जब इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी 1951 में। फिर बाद में इसको और ज्यादा मजबूती देते हुए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बांडुंग कॉन्फ्रेंस। वहां पर 1955 में इंडिया और इंडोनेशिया के अलावा 3 और कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर एक बहुत अच्छे मूवमेंट की स्थापना करी थी जिसे हम बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इस मूवमेंट में इंडिया और इंडोनेशिया के अलावा कौन और 3 देश मौजूद थे, उनके लीडर्स का फोटो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आपको कमेंट में बताना है कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसके जो फाउंडिंग जो मेंबर्स थे उसमें 5 लोग कौन कौन शामिल थे। इंडिया और इंडोनेशिया मैंने 2 बता दिए हैं, 3 आपको कमेंट में लिखकर बताना है। चलिए, उसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की यदि बात करें तो बाद में हमारे संबंध लगातार बढ़ते गए और हमने क्या करा, बाद में इंडोनेशिया और इंडिया ने दोनों ने डिसाइड करा कि अपना जो पार्टनरशिप है उसको और ज्यादा बढ़ाते हैं और इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करते हैं 2005 के आसपास। उसके बाद हमने और इसको एक्सपांड करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्टेटस कर लिया 2018 के आसपास। और इंडिया और इंडोनेशिया का जो टाइज है दोनों के बीच में वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं तभी से, और हर क्षेत्र में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं और हमारा इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डिफेंस हर तरीके का जो कोलैबोरेशन है इंडोनेशिया के साथ लगातार ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आप देखो जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जब हमने हमारे रिलेशंस को पहुंचा था तब ये जोको विडोडो इंडोनेशिया के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, और उस समय मोदी जी हमारे क्या थे, मोदी जी तो तब भी थे और अभी भी है। ठीक है, उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिटी, जो आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पहले 90s के आसपास जो हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव, उनके द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की गई थी। उनका ऐसा मानना था कि हमें जो हमारे आसियान मेंबर्स हैं, आसियान कंट्रीज हैं, उनके साथ और ज्यादा जो हमारा टाइज है उनको बूस्ट करना चाहिए, इसके लिए उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जिसे लुक ईस्ट बोला जाता है। लेकिन बाद में मोदी जी ने बोला कि हम देखने से काम नहीं चलेगा, अब हमको एक्ट करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने और ज्यादा अपनी तरफ से एक तरीके से प्रोएक्टिव रोल दिखाते हुए उसको बदलते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसका नाम कर दिया था। और उसके तहत इंडिया कई सारे देशों से अलग अलग लेवल पर एंगेज कर रहा है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया और थाईलैंड और म्यांमार के बीच में एक ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के कई सारे इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा लिए जा रहे हैं। फिर बाद में ईस्ट एशिया के साथ अगर देखें तो हमारी जो मैंने आपको बता दिया लुक ईस्ट पॉलिसी, ऑलरेडी उसके बारे में बताया कि इसकी शुरुआत 90s के आसपास हुई थी और बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, जहां पर आसियान कंट्रीज जो अलग अलग देश हैं आपके देखो आप, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा बाद में हमने क्या करा था, जो आसियान है उसको हमने डायलॉग पार्टनर बनाया था 1996 में। उसके अलावा फिर हमने समिट लेवल पार्टनर बनाया था 2002 के आसपास, और लगातार हमारी पार्टनरशिप को बनाते हुए 2012 में इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया था। इसके अलावा फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इंडिया के द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को शुरू किया गया था और लगातार इसमें मजबूती दी गई थी। अब इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें कई सारे पॉजिटिव्स हैं और कुछ फ्लॉज भी हैं, कुछ कमियां भी है। सबसे पहले कुछ पॉजिटिविटी की बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया का जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो लगातार बढ़ रहा है और दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्राइज है, जो बायलैटरल ट्रेड है, व्यापार है, वो बढ़कर
लगभग $30 बिलियन के आसपास हो गया है। लेकिन चाइना की तुलना में, चाइना और इंडोनेशिया का जो व्यापार है उसकी तुलना में बहुत कम है। वो लगभग 150 बिलियन के आसपास आपस में ट्रेड करते हैं। तो इस नंबर को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा ही किया गया है 2025 के एंड तक हमारा टारगेट है कि $50 बिलियन तक दोनों के व्यापार को पहुंचाना है। ठीक है, दोनों का कार्गो आपस में बढ़ना चाहिए। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोलैबोरेशन की यदि बात करें तो कई सारी एक्सरसाइजेस हम साथ करते हैं, जिसमें समुद्र शक्ति और इसके अलावा इंडो कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेट ऐसे करके एक एक्सरसाइज का नाम है, क्या है, इंडो कॉर्पोरेट। ये दो एक्सरसाइज है जो काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इसके अलावा आपने अभी देखा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील है वो भी हमने इंडोनेशिया के साथ साइन करी है। इसके पहले एक और आसियान कंट्री था जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है ब्रह्मोस मिसाइल, वो कंट्री का नाम आप कमेंट में बताना। उसके अलावा कल्चरल टाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों हम पहले से कनेक्टेड हैं, और साथ में व्यापार के लिए भी हम क्या थे, पहले से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टिविटी और टूरिज्म की यदि बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कई सारी फ्लाइट्स चलती हैं, जिसमें आपने एक नाम सुना होगा, बाली आइलैंड इंडिया में काफी पॉपुलर है। इसके अलावा और कई सारी वहां पर पॉपुलर डेस्टिनेशन है जहां पर इंडियन टूरिस्ट हर साल लाखों की संख्या में विजिट करते हैं। साथ में इंडोनेशिया के भी कई सारे लोग इंडिया में आते हैं। उसके साथ साथ स्पेस और हेल्थ केयर के सेक्टर में भी इंडिया और इंडोनेशिया आपस में काफी कोलैबोरेट कर रहे हैं, और इसरो इनको हर जगह, चाहे वो ट्रेनिंग देने की बात हो या फिर इनके सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की बात हो, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में इंडोनेशिया की मदद करता है। और कई सारे इंडियन हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आपने अपोलो का नाम सुना होगा, उनकी जो ब्रांचेस है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी इंडोनेशिया में। साथ में जो ट्रेड, अब कई सारे चैलेंजेस हैं हमारे इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस में, जिसमें सबसे बड़ी बात है ट्रेड इम्बेलेंस, यानी कि हमारे दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेकर काफी इम्बेलेंस है। इंडिया क्या है, एक तरीके से इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। और साथ में जो ट्रेड वॉल्यूम है, जैसे हम चाइना इंडोनेशिया और इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशन को कंपेयर करें तो हमने देखा अभी $30 बिलियन के आसपास क्या करते हैं, हम एक आपस में ट्रेड करते हैं। लेकिन जो आपका चाइना और इंडोनेशिया का ट्रेड वॉल्यूम है वो लगभग $140 बिलियन के आसपास है, जो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। लगभग 4 गुना हम यहाँ पर बोल सकते हैं इंडोनेशिया और चाइना हमसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो पोटेंशियल है उसको हमको यूटिलाइज करने की जरूरत है, जो अनटेप्ड पोटेंशियल है, ताकि और ज्यादा अच्छे से हमारे रिलेशन आगे बढ़ सके। इसके अलावा जो इंडिया है उसकी डिपेंडेंस है कुछ मामलों को लेकर, जैसे आपका कोल हो या फिर वहां का पाम ऑयल, तो इन दोनों मामलों में हम उनसे काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से जो इंडिया और इंडोनेशिया उसके बीच में ट्रेड इम्बेलेंस देखने को मिलता है। इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है। साथ में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है, काफी कई सारे देश हैं, कई सारे प्लेयर्स हैं जो इंडोनेशिया के साथ व्यापार करके उसके जो पोटेंशियल है उसको टैप करना चाहते हैं, और इंडिया कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ रहा है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। साथ में मेरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट से कई सारे दोनों देशों के बीच में मसले हैं, जैसे हम क्या करते हैं, मेरीटाइम बाउंड्री आपस में शेयर करते हैं अंडमान और निकोबार के आसपास, तो वहां पर पायरेसी, इलीगल फिशिंग और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे कई सारे ऐसे मसले होते हैं जिनमें दोनों के बीच में और ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ाने की जरूरत है। साथ में हमारे देश के द्वारा बहुत ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जबकि वहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और वहां पर हमारे जो देश के बिजनेसेस हैं काफी वहां से अर्न कर सकते हैं, तो इसकी भी काफी संभावना है और इसको बढ़ाने की जरूरत है। कई सारी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती है इंडिया में, ये सबसे बड़ी एक समस्या होती है जिसको दूर किए जाने की जरूरत है। अब आगे क्या हो सकता है, तो वे हाइड में अगर हम देखें तो हमारे देश को क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक जो डाइवर्सिफिकेशन है इंडोनेशिया के साथ उसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और वहां पर और ज्यादा निवेश करके, क्योंकि इंडिया क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और वहां छोटे छोटे देशों में, वैसे इंडोनेशिया तो बड़ा देश है, लेकिन वहां पर क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर एग्रीकल्चर, और दोनों के देशों के बीच में जो संबंध है उसको और ज्यादा ऊपर पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस कॉपरेशन को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। जो हमने डील करी है ब्रह्मोस मिसाइल की, वैसी और डील अलग अलग सेक्टर्स में की जा सकती है। साथ में जो कनेक्टिविटी हमारे देश में काफी पास में, हम उसको और ज्यादा लिवरेज किया जा सकता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको और अच्छे से कनेक्ट किया कर इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो टाइज है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। भविष्य में इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि लगातार इंडिया और इंडोनेशिया के जो रिलेशंस है अभी जहां पर है उससे और ज्यादा आगे इनको बढ़ाया जाए। अभी आपके लिए क्वेश्चन है, वेयर इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो 2025 का खेलो इंडिया विंटर गेम कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, चेन्नई, लखनऊ, और एक और ऑप्शन आप इसको मुंबई कर लेना, बॉम्बे। तो ये अलग 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट में बताना है कि सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका आज का क्वेश्चन था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।